इस पूरे मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए है ना, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप एक बार एग्जाम से पहले लगा करके जाते हैं, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि गणित के पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। एवरी क्वेश्चन में आप लोग बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। बस एक बार वीडियो को अगर आपने अच्छे से शुरू से लगा करके लास्ट तक देखा है तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जितने भी स्टूडेंट 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो शुरू से लेकर के एकदम एंड तक इस मॉडल पेपर को देखेंगे तो यहाँ के एवरी क्वेश्चंस अगर आप समझ करके जाते हैं और घर में अगर आप एक बार इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो हूबहू ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे कितने कहाँ कौन से क्वेश्चंस हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पेपर की कि हमारा ये जो मॉडल पेपर रहने वाला है ना, ये टोटल 70 नंबर का पूछा जाता है। और यदि मैं इसकी बेसिक चीज़ की बात करूँ भाई, 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में समाप्त करना होगा। ये 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं कि भाई जो 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रारंभ के, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कहाँ कहाँ किस किस चैप्टर से पूछे जाए हैं और उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये सारा दिमाग आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में लगा लेना है और इसके बचे हुए 3 घंटे में आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर आपको कुछ और भी रिस्ट्रिक्शन दे रखी हैं, जिन रिस्ट्रिक्शन को आप पढ़ भी सकते हैं और आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। हालांकि आप स्क्रीनशॉट ले करके इनको पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो तो पहली बार अगर आपने देखा है तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पर आना है और आपको मैं बताने वाला हूं इसके सबसे पहले जो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहां पर अगर सबसे पहले मैं बताऊं तो यहां पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और भाई जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम के, ठीक है, तो मैं उनको बता दूं कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो टोटल 20 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये भाई आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 20 आते हैं और हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। तो ले देकर अगर मैं बात करता हूं तो 20 अंक के आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे कि भैया 20 में 20 नंबर आप कैसे लाओगे और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सारी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें तो पहला प्रश्न जो आपको दे रखा है ये किस चैप्टर से आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है भाई ये आपका वास्तविक संख्या से पूछा गया है। वास्तविक संख्या से क्वेश्चन आया है, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक संख्या हमारी 26 दे रखी है यानी 26 दे रखी है, दूसरी संख्या हमारी 156 यानी कि 156 दे रखी है और इस दोनों ही संख्याओं का जो लासा है वो 156 दे रखा है और आपसे यह कह रहा है क्वेश्चन कि हमको भैया इसका मासा बताइए कि क्या होगा, है ना। और इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, है ना। ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, शानदार क्वेश्चन होता है। कैसे करा जाता है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से समझना वीडियो को, इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना है। देखिए इसके लिए प्रॉपर एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि एलसीएम, ठीक है, गुणित एचसीएफ, यानी कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर में होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी दोनों संख्या मान लेते हैं, जैसे ए दे रखी है और बी दे रखी है, तो इन दोनों का ही गुणनफल। तो ये हमारा एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर ए इंटू बी फार्मूला हो जाता है। अब देखिए इस फॉर्मूले के जरिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो इस टाइप के। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो एलसीएम आपका 156 दे रखा था और एचसीएफ जो है वो हमको निकालना है। और संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो ए हमारी 26 दे रखी है और बी हम ले लेते हैं 156, जैसे कि आपको दिख रहा है ए 26 और बी नंबर 156। आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो एचसीएफ बराबर आपका निकलेगा 26 गुणित 156 बटे में 156, ये इससे कट जाएगा। और अगर देखें तो एचसीएफ बराबर यहाँ से हमारा निकलेगा 26। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा।
यानी HCF बराबर 26। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो स्टूडेंट, आप लोग पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा कि भैया आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दो संख्याएं दे दी जाएंगी। ठीक है, एक संख्या वो ए होगी, दूसरी संख्या बी होगी, और या तो HCF दे देगा या तो LCM दे देगा। अगर LCM देगा तो आपसे HCF का मान पूछ देगा, और अगर HCF देगा तो आपसे LCM का मान पूछ देगा। और ऐसा क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना, मेक श्योर इसको आप नोट कर लेंगे, और जैसे मैंने लगाया है ऐसे आप एक बार इसको रफली लगा लेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भैया एक परिमेय संख्या दे रखी है कि यहां पर हमारी एक परिमेय संख्या दे रखी है 17/2 और इंटू में 5, और कह रहा है क्वेश्चन कि इसका दशमलव प्रसार निम्न में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है इस टाइप का भी। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से पूछा गया है, यानी वास्तविक संख्या से। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो ध्यान से एकदम, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और सेकंड जो क्वेश्चन ये कहाँ से पूछा गया भाई, तो ये वाला प्रश्न हमारा पूछा गया है वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक रहेगा। सबसे पहले अगर मैं देखें तो यहाँ पर हमारी जो संख्या दे रखी है 17/2, ठीक है, यानी 2 की पावर 2 और गुणित में 5 यानी इंटू में 5, ये हमारी संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि जब भी कभी शांत दशमलव प्रसार से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, शांत दशमलव प्रसार, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार से क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हो दशमलव प्रसार, जब भी कभी क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, दशमलव प्रसार से आ जाए, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है, उसको लगाना पड़ता है। देखिए अगर मैं ट्रिक की बात करता हूँ तो ट्रिक आपकी सिंपल से ये होती है कि ये जो आपका हर में 2 और गुणित में 5 दे रखा है ना, इस चीज़ को हमको क्या करना पड़ता है, 2m इंटू 5n रूप में बदलना पड़ता है। अब ये 2m इंटू 5 में 5n क्या होता है, मैं इसको समझाता हूँ। देखिए आपको क्या करना पड़ता है कि अगर ये दोनों संख्याएं नहीं दे रखी हैं तो किसी का एक का मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, और घातें भी आपकी बराबर होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इस संख्या की, तो 17/2 गुणित में 5 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 2 दे रखा है, लेकिन 5 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, 5 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी कंडीशन में हमको 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी जा करके ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या में सही का मतलब सही बराबर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई किया मैंने, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए 5 जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और 2 जब 2 हो, ठीक है, यहाँ पर कितना दे रखा भाई, 2 तो 2 हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ऊपर देखिए 17 पना होता है 85। ठीक है, और फिर अगर नीचे 25 चाकू की बात करें तो ये हो जाता है 100, और ऊपर आपका कितना दे रखा था 85। ठीक है, तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 0.85 आ जाएगा। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर 2 अंकों तक, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव आया है। ठीक है, कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव आया है, 2 अंकों तक दशमलव आया है, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। और जिन लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन को सही नहीं लगाया है तो उसको आप लोग लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी को भी, इसको भी बी नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हो कि दोनों ही क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए, और इसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, अब ये हमारा अगले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है भाई, ये हमारा अगले चैप्टर से आया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म, एक समीकरण नहीं बल्कि 2 समीकरणें हमको दी गई हैं। एक समीकरण ये दे रखी है और दूसरी समीकरण ये दे रखी है। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये दोनों ही जो समीकरणें हमारी दे रखी हैं, इनके कैसे हल होंगे। तो इनके जो हल होंगे वो अद्वितीय होंगे। कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अब देखिए जब भी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्या हो, जब भी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 समीकरणें दे दी जाएं, 2
समीकरण दे दी जाए। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण से, दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा होगा तो आपको बेसिक सी जानकारी पता होगी। अगर नहीं पढ़ रखा तो पता कर लीजिए कि जब भी कभी दो समीकरणें दे दी जाएं और आपसे क्या कह दे कि इसके कैसे हल हैं, इसके हल जो हैं वो अद्वितीय हैं, इसके हल कैसे हैं, इसके हल जो हैं वो अद्वितीय हैं। तो अद्वितीय की कंडीशन में क्या होता है कि जो a1 होता है इसका अनुपात, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, इज इक्वल टू c1/c2। ऐसा नहीं होता है, बल्कि होता क्या है कि a1/a2 जो होता है ये बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो बस ये जो सूत्र होता है या फिर ये जो फार्मूला होता है ये आपको याद कर लेना है कि जब भी कभी दो समीकरणें दे दी जाएं और आपसे कह दे कि इन दोनों ही समीकरणों के हल कैसे हैं, अद्वितीय हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि a1/a2 जो होता है बराबर नहीं होता है b1/b2 के। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, और इक्वल टू होता है b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के। वहीं अगर a1/a2 b1/b2 आपस में कैसे होते हैं, डज नॉट इक्वल टू, यानी आपस में बराबर नहीं होते हैं। बस इसी चीज़ को हमको क्या करना है, उठाना है। ये जो चीज़ दे रखी है ना यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस चीज़ को हमको उठाना है और आगे सॉल्व करना है। अगर मैं पहली समीकरण की बात करता हूँ तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 3 दे रखा है, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 3 दे रखा है। और अगर मैं दूसरे समीकरण की बात करता हूँ तो 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी कि 3x प्लस का my दे रखा है, 3x प्लस का my इज इक्वल टू 1 दे रखा है कि 5 दे रखा है, 1 दे रखा है। तो यहाँ पर ये हमारा 1 दे रखा है। अब अगर मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ ना, तो सिंपल से सॉल्व करने के लिए a बराबर देखिए आपको यहाँ से 1 आ जाएगा, b बराबर a1 बराबर 1 आ जाएगा, b1 बराबर आप लोगों का 2 आ जाएगा वो भी माइनस का, और c1 बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 3, ठीक है। इसके बाद अगर मैं a2 की बात करता हूँ, a2 की बात करता हूँ तो a2 आपका 3 आ जाएगा। यदि मैं b2 की बात करता हूँ तो b2 आपका यहाँ से m आ जाएगा, और मैं c2 की बात करता हूँ तो 1 आ जाएगा, ठीक है। c2 की बात करता हूँ तो वो हमारा 1 आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग क्या करोगे भाई, इस वाले समीकरण को और इन दोनों की समीकरणों को पुट करने का प्रयास करोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। अब यहाँ पर आप लोग सारी वैल्यू अप्लाई करेंगे तो a1 क्या रखोगे आप लोग 1 रखोगे, a2 बराबर माइनस का 2 रखोगे, डज नॉट इक्वल टू कर दोगे, b1 बराबर आप लोग क्या रखोगे मेरे भाई, b1 बराबर, एक मिनट, a2 बराबर आप रखोगे 3 वो भी प्लस का, b1 बराबर आप माइनस का 2 रखोगे, और b2 बराबर आप रखोगे m बटे में। तो यहाँ से m बराबर आप ऊपर ले जाओगे और 3 का मल्टीप्लाई आप -2 से करोगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, और यही भैया आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी m जो होगा डज नॉट इक्वल टू होगा -6 के, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने ये जो आपका डज नॉट इक्वल टू था इसको उठाया है, और आपको इसको उठाना है, और आप चाहते हो तो भैया आप इसको भी उठा सकते हो, इन दोनों को भी, ठीक है। और अगर चाहते हो तो आप इन दोनों को भी उठा सकते हो, लेकिन बेसिकली हमको सबसे पहले a1/a2 b1/b2 को ही उठाना पड़ता है। कैसी भी कंडीशन हो सबसे पहले इसको ही उठाएंगे। और जब मैंने इसको उठाया, आगे सॉल्व किया, तो क्वेश्चन में आंसर हमारा आया m डज नॉट इक्वल टू -6, यानी m जो होगा वो -6 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दे रखी है ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण दे रखी है और कह रहा है इसके मूल कैसे हैं, समान हैं। इसके मूल कैसे हैं, समान हैं। तो इस कंडीशन में हमको c की जो वैल्यू है, यानी c का जो मान है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है और कहाँ से ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। ये प्रश्न हमारा पूछा गया है द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण से ये हमारा चैप्टर भाई स्टूडेंट पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो क्वेश्चंस में हमको एक समीकरण दे रखी है
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण दे रखी है। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, जब भी कभी कोई भी हमको द्विघात समीकरण दे दी जाए, ठीक है, और कह दे कि इसके जो मूल हैं वो समान हैं, क्या कह दे, क्वेश्चन कह दे इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं भाई, समान हैं। तो जब भी कभी मूल समान होते हैं ना, तो वहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन ये होती है भाई कि मूल समान में जो विविक्त कर होता है ना, विविक्त कर, जो हमारा विविक्त कर क्या होता है भाई, तो विविक्त कर की अगर मैं बात करता हूं तो विविक्त कर हमारा d होता है, और ये जो विविक्त कर हमारा होता है ये d बराबर में 0 होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो d है ये कैसा होगा, 0 के बराबर में होगा। और इस d की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो इस d की जो वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होती है। यानी ये जो d हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, और ये बराबर में होता है किसके, 0 के। ये किसके बराबर में होता है, 0 के। और ये सब कुछ आता कहाँ से है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं जब हमारा मूल समान होता है। एक हमारा जो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, जब भी कभी इसके मूल समान होंगे तो d बराबर में 0 होगा, और फार्मूला आपका ये रहने वाला है। यहाँ से अगर हमको किसका मान प्राप्त करना है, यहाँ से हमको c की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो c को हम लोग एक साइड रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हम उधर साइड भेजने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि बी स्क्वायर को उधर साइड भेजता हूँ, तो माइनस का 4ac अभी मैं यहीं रहने देता हूँ, और बी स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो ये प्लस में था उधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ c बराबर, तो c बराबर आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बटे में 4a, बी स्क्वायर बटे में 4a। और भैया यही बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कि c बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे में 4a, यानी बी स्क्वायर अपॉन में 4a। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बी स्क्वायर बटे में 4a। अगर कोई समीकरण दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, इसके मूल यदि समान हैं तो जो c का मान निकलेगा फिर वो ये निकलेगा, ठीक है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 10 या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट हो और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्टूडेंट लाना है नंबर, तो भाई साहब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूं। इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान देना है, और थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, इसमें आप लोग अपना जो भी योगदान हो वो आप दे सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भाई ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी डी बराबर हमारा 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोगों को कोण बी ए डी और कोण सी ए डी का जो अनुपात है वो आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं सॉल्व करने का थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, इसके बाद और भी चीज़ें हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की जो बेसिक चीज़, कि यहाँ पर जो ये हमारा कोण ए है ना, ये जो कोण ए अगर आप देख पा रहे होगे, जो ये कोण ए है इसके बीच में एक रेखा गई हुई है, बीच से ए डी, इसके बीच से एक रेखा AD गई है। जो ये रेखा AD है ना, ये रेखा AD BD और CD को कैसी बात कर रही है, कैसे में बांट रही है, आपस में क्या कर रही है, एक कह सकते हो कि ये जो रेखा AD है ना, ये रेखा जो AD है, ये जब BD और CD को आपस में बांटती है ना, तो इनका जो अनुपात आता है आप देख पा रहे होंगे 2:4 आता है। यानी अगर मैं बात करूँ तो BD, ठीक है, BD बटे में CD का जो अनुपात आ रहा है, इसको काटोगे तो 1/2 आएगा। तो 1/2 यानी BD CD का अनुपात जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/2। अब इस चीज़ को आप बड़े ही ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे कि एक हमारी रेखा AD थी जो BD और CD को क्या कर रही थी, आपस में 1:2 में बांट रही थी। और जब भी कभी कोई भी रेखा यानी एक एंगल हो और उसको एक एंगल हो और वहीं से एक रेखा
किसी आधार रेखा को दो भागों में बांटे और उसका अनुपात 1:2 निकले, यानी 1:2 निकले, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो रेखा होती है AD, ये कोण A को क्या करती है, आधे आधे भागों में बांटती है। ठीक है, ये क्या करती है भाई, आधे आधे भागों में बांट देती है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो कोण A जो होता है भाई, ये क्या करता है कि कोण जो हमारा BAD है, कोण हमारा BAD है, और कोण हमारा जो भाई है CAD, कोण हमारा जो है CAD, इन दोनों ही कोणों को आपस में कैसा, आधे आधे भागों में बांट देता है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि कोण BAD जो बराबर होगा और कोण जो CAD होगा, इसका जो रेशियो निकलेगा, यानी इसका जो अनुपात निकलेगा, वो आपस में कैसा होगा, 1:1 के रूप का होगा। यानी कोण BAD रेशियो बराबर कोण CAD, ये 1:1 के होंगे। कैसे होंगे, 1:1 के होंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कोण BAD और कोण CAD कैसे होंगे, आपस में आधे आधे भागों में बटे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इसको मैं 1 मान लेता हूं और इसको भी 1 मान लेता हूं, तो फिर इस कंडीशन में जो इसका रेशियो निकलेगा 1:1 निकलेगा। ठीक है, द रीज़न इज कि कोण जो हमारा ये जो AD भुजा है, ये कोण A को आधे आधे भागों में बांट रही है। और इस कंडीशन से अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर, अगर मैं जाऊं इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जाऊं तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिख रहा है B नंबर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1:1 ये हमारा बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद आगे के क्वेश्चंस को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि हमारा यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु 2,3 दे रखा है और दूसरा बिंदु हमारा 4,1 दे रखा है, और हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों ही क्वेश्चंस के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है भाई, इस वाले क्वेश्चंस में आपको बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, बीच की दूरी। और बीच की दूरी को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, सभी को पता है, अगर नहीं पता किसी को तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और 6 नंबर क्वेश्चन में बीच की दूरी पूछी जा रही है, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी को निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट के अंदर x1 माइनस का x2, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए और फिर प्लस लगाइए, और y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। और ये जो होता है ये आपका दूरी सूत्र होता है, यानी अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं तो एक बिंदु मान लो हमारा ये है, एक बिंदु मान लो हमारा ये है। एक बिंदु के निर्देशांक 2,3 दे रखे हैं और दूसरे बिंदु के निर्देशांक 4,1 दे रखे हैं। अगर मैं बात करता हूं, ये हमारा बिंदु x1 है और ये हमारा बिंदु y1 है, और ये हमारा बिंदु x2 है और ये हमारा बिंदु y2 है। फिर इस कंडीशन में अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालता हूं तो यहाँ पर आपको देखना है कि x1 बराबर हमारा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसके बाद फिर मैं x2 देखूंगा तो 4 दे रखा है, और इन दोनों को आपस में घटाकर इनका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद y1 बराबर हमारा 3 दे रखा है, माइनस लगाएंगे। y2 बराबर हमारा 1 दे रखा है और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे माइनस करके, और अंडर रूट लगा रहने देंगे। आगे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट हमेशा हम लगा रहने देंगे। माइनस का 2 का स्क्वायर करें या फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, आता हमारा 4 ही है। तो 4 + 4, और यहाँ से अंडर रूट में ये 8 हो जाएगा। और अगर मैं अंडर रूट 8 को, यानी अंडर रूट में 8 यानी करणी में 8 के बाहर निकालता हूँ, तो इसको बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 4 × 2 कर लेना है। इसको और मतलब इसको और थोड़ा सिंपल कर लेना है। तो अंडर रूट जो 8 होगा वो परिवर्तित हो जाएगा अंडर रूट 4 × 2 में। और आप सभी को पता है कि जो हमारा ये 4 होता है ये 2 का वर्ग होता है, तो 2 हमारा सिंपल से बाहर निकल के आ जाएगा और अंडर रूट में 2 अंदर रह जाएगा। और इस कंडीशन में अगर आप आंसर देखेंगे 2 रूट अंडर रूट में 2, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 और रूट में 2। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको करना है। और ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स होता है
कि दो बिंदु दे दी जाते हैं और दोनों ही बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है वो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है और इसके क्वेश्चन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमको यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है, एक बिंदु हमारा दे रखा है ए और दूसरा बिंदु हमारा दे रखा है बी। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों ही बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु जो हमको दे रखा है, मध्य बिंदु हमको ये दे रखा है। ठीक है, P बराबर a/8 और 4 और हमसे कह रहा है इसमें जो ये a है ना, a इसका मान क्या होगा आप बताइएगा। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन जो होता है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पर बहुत ज़्यादा हमको अपना जोर देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। तो 7 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, मैं बात करूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य बिंदु की दूरी नहीं पूछ रहा है, मध्य बिंदु की दूरी नहीं पूछ रहा है भाई, यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात कर रहा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात कर रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ मध्य बिंदु के निर्देशांक की, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक को निकालने का फार्मूला होता है कि जब आप x को निकालेंगे ना तो x1 प्लस x2 बटे में 2 कर लेंगे, है ना। और जब भी कभी आप y निकालेंगे ना, जब भी कभी आप y निकालेंगे तो y1 प्लस में y2 बटे में आप 2 कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही जो फार्मूले हैं ना, इन दोनों ही फार्मूलों को आपको याद कर लेना है कि जब भी कभी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हो, अगर हमसे x निकालना है तो आप इस तरीके से निकालोगे x1 प्लस x2 बटे में 2, और आप जब y निकालना होगा तो आप निकालोगे y1 प्लस y2 बटे में 2। यहाँ पर अगर मैं सिंपल से बात करूँ तो हमको a की वैल्यू पूछ रही है और a की जो वैल्यू है वो x में दी जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से x को उठा लूँगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 बटे में 2। ठीक है, अगर मैं x की बात करता हूँ तो यहाँ पर x बराबर a/4 दे रखा है, a में a बटे 8 दे रखा है, a बटे में 8। और x1 की अगर मैं बात करता हूँ माइनस का 4 दे रखा है, और x2 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 5 दे रखा है। ठीक है, तो माइनस का 4 प्लस का 5 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में 5 है ना, प्लस में 5 है। ओके, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बटे में 2 और a/8 बराबर में 1 बटे 2। तो 8 आपका उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a बराबर में हो जाएगा 8 बटे में 2। 2 से इसको काटोगे तो 4 से कटेगा, तो a बराबर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 4। यानी कि सिंपल अगर मैं बात करता हूँ तो a का मान आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डी में 4 दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है कि कभी भी अगर आपसे मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ दे तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर हमको साइन 2a बराबर में 2 साइन a दे रखा है और हमसे कह रहा है कि इस a का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है भाई, इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर साइन 2a बराबर में क्या दे रखा है, 2 साइन a दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ हमको दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, इस साइन 2a को पहले बदलूँगा किसमें, साइन कॉस a और साइन a। ठीक है, साइन कॉस a और साइन a, इस चीज़ में मैंने पहले इसको बदलूँगा। ठीक है, तो भैया इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो हमको दे रखा है इसमें हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ पर हमको जो दे रखा है यहाँ से हमको a की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको जान लेनी है कि भैया साइन जो हमारा होता है, साइन a बराबर में, ये बराबर में होता है कॉस a, है ना, 2 कॉस a और साइन a, ये इसके बराबर में होता है। यानी कि साइन a की जो वैल्यू होती है वो 2 कॉस a और साइन a के बराबर में होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से साइन 2a की जगह 2 साइन a कॉस a पुट कर देना है, 2 साइन a और कॉस a।
ठीक है। आप कॉस ए को इधर भी लिख सकते हो और साइन ओ को भी इधर भी लिख सकते हो, तो चाहे इसको इधर लिख लो चाहे इसको आप इधर लिख सकते हो, दोनों में से कैसे भी आप कर सकते हो। इसके बाद 2 साइन ए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझना, इस 2 साइन ए को मैं इधर साइड ले आऊँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, माइनस का 2 साइन ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इधर साइड 0 नहीं होगा, इधर साइड 1 होगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 साइन ए को कॉमन ले लूँगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से कॉस ए माइनस का 1 और इज इक्वल टू में 1, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग 1 के बराबर में कर लेंगे, यानी अलग अलग कहने का मतलब ये है कि 2 साइन ए को मैं क्या करूँगा, ए के बराबर में कर लूँगा, ठीक है, और इधर मैं कॉस, ठीक है, कॉस ए माइनस का 1 बराबर में 1 कर लूँगा, ठीक है, कॉस ए माइनस का 1 बराबर में 1 कर लूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है एकदम अच्छे से, ठीक है। 1 मिनट, 2 साइन ए, तो 2 साइन ए जब ये इधर जाएगा तो ये मे बी 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, वही मैं सोचूं कि 1 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो 2 साइन ए बराबर में 0, 2 साइन ए बराबर में 0 और कॉस ए माइनस का 1 बराबर में 0। अब ये अब सही आया है, ठीक है। अब क्या होगा, 2 साइन ए बराबर में 0 डिग्री, तो 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30, 1 मिनट, साइन 30। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो 0 डिग्री होता है इसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे ये जो माइनस का 1 है उधर जाकर प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है, तो कॉस ए बराबर में इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 1 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा है 2, ये जो हमारा 2 दे रखा है ना, ये जो हमारा 2 दे रखा है, इसका क्या करेंगे हम लोग, तो इसका एक काम करेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 के बटे में भेज देंगे। तो जब 0 के बटे में इसको मैं भेजूंगा तो ये भी पूरा हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, साइन 30, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो ए का मान आ गया 30, ठीक है। यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो भैया कॉस ए का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 30। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ए का जो मान आया वो कितना आया, ए की जो वैल्यू आई वो 30 डिग्री आपकी आ गई यहाँ से, ठीक है। और इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि साइन 2a बराबर में 2 साइन ए दे रखा है और आपसे कह दे कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है। और मैंने कैसे सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और सारी चीज़ें भाई आपको ध्यान में रखनी है और वैसे ही क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चंस की बात करें, आगे के क्वेश्चंस की। तो आगे आप लोगों के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूं तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए क्या दे रखा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30 बटे में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30। तो ये हमको दे रखा है, हमसे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बस इस वैल्यू को निकालने के लिए हमको क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि 10 30 जो होता है, 10 जो हमारा 30 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट में 3। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में रूट 3 जो होती है 10 30 की वैल्यू होती है। बस इस वैल्यू को हमको क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है, माइनस होगा, ठीक है। तो 10 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बटे में 1 प्लस में दे रखा है, तो इस बार 1 बटे रूट 3 क्या करेंगे, प्लस में करेंगे और इसका भी आपका स्क्वायर दे रखा है। आगे इसको और सॉल्व करना है भाई आप लोगों को। तो 1 माइनस का 1 बटे 3, ठीक है, रूट से हटेगा जब ये आपका वर्ग से तो ये 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, लेकिन जब अंडर रूट 3 का आप स्क्वायर करोगे तो ये 3 में परिवर्तित हो जाएगा। अब बाकी चीज़ें वही रहेंगी, बस प्लस माइनस हमारा बदल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे 3, ठीक है। यहाँ अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 बटे में, ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे तो इधर 3 चला जाएगा, तो 3 माइनस का 1 बटे में 3 और ये आपका लोगे 3 एलसीएम इधर साइड, तो ये आपका आ जाएगा 3 एकम 3 प्लस में 1। आगे और इसको सॉल्व करोगे तो 2 बटे 3
और इस पूरे के बटे में 4/3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होता है और इन ऊपर वाली दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूना के 12। तो आंसर आपका यहाँ से 1/2 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई? 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के राइट ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1/2, यानी 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30 और बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू यानी इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 1/2। कैसे निकाला? तो कैसे पता किया? इस तरीके से पता किया कि 10/30 की वैल्यू 1/√3 होती है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर रखी और इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, बस घर में 1 से 2 बार क्वेश्चंस की भाई प्रैक्टिस करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दे रखा है कि 2 वृत्त की व्यासों का अनुपात। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि 2 वृत्त दे रखे हैं। मान लो एक वृत्त हमारा ये है और दूसरा वृत्त हमारा ये है ना। दोनों ही वृत्तों के व्यास आपको दे रखे हैं जिनका अनुपात 4:9 दे रखा है। हमसे कह रहा है इन वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से एकदम देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। व्यास हमको दे रखा है, मान लीजिए एक हमारा ये बड़ा वृत्त है, एक ये हमारा छोटा वृत्त है, ये हमारा बड़ा वृत्त है। छोटे वृत्त का व्यास दे रखा है 9। ठीक है, व्यास छोटे वृत्त का व्यास 4 दे रखा है और बड़े वृत्त का व्यास 9 दे रखा है। ठीक है, और इन दोनों की अगर मैं अनुपात की बात करता हूँ तो 4:9 इसके अनुपात दे रखे हैं। अगर मैं बात करता हूँ इनकी परिधि की, तो परिधि आप सभी जानते हो क्या होता है। परिधि अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। परिधि होती है 2πr। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2πr1 कर लूँगा और रेशियो में 2πr2 कर लूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें समान रहेंगी, बस r1 जो त्रिज्या है वो बदल जाएगी। यहाँ पर ये व्यास दे रखे हैं, हमको त्रिज्या में परिवर्तित करना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसका मैं आधा कर दूंगा, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, 9 का आधा 3 हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ये व्यास में दे रखा था, व्यास से हमको क्या करना है, त्रिज्या में परिवर्तित करना है। किसमें? त्रिज्या में। तो जब भी कोई भी चीज़ व्यास में दे रखी हो, अगर मुझको उसको त्रिज्या में लाना हो तो भैया उसका हम आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 का आधा 2 हो जाएगा, 9 का आधा 3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपल से इन दोनों ही परिधियों को आपस में अनुपात में रख लेंगे। सारी चीज़ें समान रहने वाली हैं, बस त्रिज्या अलग होगी तो r1 और r2 से उसको दर्शा देंगे। सारी चीज़ें आपस में कट जाएंगी क्योंकि बराबर हैं, त्रिज्या आपस में नहीं कटेगी। तो r1 की अगर मैं बात करता हूं तो r1 आपका दे रखा है 2 और r2 की अगर मैं बात करता हूं तो r2 आपका 3 दे रखा है। तो r टोटल अगर रेशियो की मैं बात करूं तो रेशियो आपका आ जाएगा 2:3, यानी 2:3, और यही बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों ही परिधियों का अनुपात 2:3 निकलेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और अप्लाई भी करना है। चलिए भैया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, माध्य दे रखा है, माध्यिका दे रखी है और बहुलक दे रखा है, और कह रहा है कि इनके बीच में संबंध है, यानी इनके बीच में क्या संबंध होगा। तो भाई एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी माध्य दे दिया जाए और माध्यिका दे दी जाए और बहुलक, तीनों के बीच में संबंध का मतलब होता है फार्मूला। संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध का मतलब होता है फार्मूला, यानी इनके बीच में फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो इनके बीच में जो क्वेश्चन का फार्मूला होता है कि बहुलक जो होता है वो बराबर में होता है 3 माध्यिका से अगर हम लोग -2 कर देंगे माध्य को। ठीक है, यानी 3 माध्यिका में अगर मैं 2 माध्य को घटा दूंगा तो फिर ये जो हमारा हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक में और माध्य माध्यिका में संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की, तो भैया ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा है ये सी नंबर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे कि अगर मैं 10 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं तो आप सभी को पता है
जिनको नहीं पता है तो ध्यान से देखिए, 1 से लगा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इसके बाद 10। तो यहाँ 1 से लगाकर यहाँ ये 10 तक की भाई जितनी भी आपकी संख्याएं होती हैं ना, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जब भी कभी प्राकृतिक संख्याएं दे दी जाएं और कह दे स्टार्टिंग की 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका निकालिए, क्या निकालिए? माध्यिका निकालिए। तो क्वेश्चन को क्या करना है, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उन सभी को जोड़ लेना है। तो अगर आप 1 से लगाकर 10 तक जोड़ोगे ना तो 55 आएगा। और जितनी भी संख्याएं हैं वो कितनी है उसको देख लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल संख्या हमारी 10 दे रखी हैं। तो कुल संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या, यानी कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या कर लेंगे तो यहाँ से हमारी माध्यिका निकल के आती है। यानी कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या बराबर में माध्यिका होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो भाई 0 हमारा दे रखा है, तो 0 को हटाएंगे तो ऊपर में एक स्थान के बाद में दशमलव आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ से 5.5, यानी 5.5 क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 5.5 कहाँ दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है ना, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, यानी 5.5 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 यानी प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की पत्तों की एक गड्डी में, गाढ़ी नहीं होगा गड्डी होगा, ठीक है, गड्डी, ठीक है, यानी क्वेश्चंस कह रहा है कि एक अच्छी प्रकार से 52 ताश। सबसे पहली बात कर लें कि जो ताश होते हैं तो ताश की एक गड्डी में 52 ताश होते हैं। तो 52 ताश की एक गड्डी है जिसको एकदम अच्छे तरीके से फेंटा जाता है। और क्या कह रहा है कि उसमें एक इक्का, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्का, भाई एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड होता है वो होता है कि भाई अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में क्या होता है भाई, अनुकूल परिणाम बटे में क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में होता है कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल घटना, तो ये होता है। तो अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, अनुकूल परिणाम आ रहा है एक इक्का आएगा। अगर मैं 52 ताश के जो पत्ते हैं उनको अगर मैं फेंटता हूँ, उनको मैं अगर इस तरीके से करता हूँ तो वहाँ पर एक बार इक्का आता है। लेकिन अगर मैं कुल परिणाम की बात करता हूँ कि टोटल कितने हमारे पास पत्ते हैं, तो 52 हैं, तो 1/52, तो क्या हमारा होगा 1/52 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी अनुकूल परिणाम हमारा 1 है और कुल घटनाएं घट सकती हैं वो 52 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 1/52 ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक समान वर्ष में, यानी एक वर्ष में बात कर रहा है कि एक वर्ष, क्या बात कर रहा है, एक वर्ष की बात कर रहा है। तो एक समान वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो एक समान वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो एक सप्ताह को अगर आप देखोगे तो एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं। ठीक है, एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं और 7 दिनों में केवल एक बार जो होता है वो क्या आता है, रविवार आता है। 7 दिनों में केवल एक बार रविवार आता है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक वर्ष में, अब कह रहा है कि एक वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1/7 हो जाएगा। अब देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको करने का तरीका थोड़ा सा लेंदी है, यानी प्रोसेस थोड़ा सा कठिन है, लेकिन याद करने का तरीका आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक समान वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होती है बताइएगा, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि एक सप्ते में, यानी एक वीक में कितने रविवार होते हैं। तो आप कहेंगे कि भैया एक वीक में होता है एक रविवार। और अगर मैं बात करता हूँ एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 7 दिन होते हैं। तो टोटल परिणाम कितने हैं, 7। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1। तो 1/7 यहाँ से आप आंसर लगा लेंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे ना तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन अधिकतर MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों में आता है। तो इस वजह से याद करने के लिए 1/7 को कैसे याद रखना मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, यानी एक वीक में 7 दिन होते हैं, टोटल कुल घटना हो जाएगी। और 7 दिन में यानी एक वीक में केवल रविवार एक बार आता है, तो 1/7 यानी अनुकूल परिणाम 1 और कुल घटना 7, तो 1/7 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा एक समान वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता का। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि एक गोले का व्यास d दे रखा है और उसका आयतन क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है भाई, ध्यान से एकदम अच्छे से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है और 15 में क्या कह रहा है कि गोले का व्यास, गोले का व्यास, जो गोले का व्यास है वो कितना दे रखा है, तो गोले का व्यास दे रखा है यहाँ पर d, स्मॉल में d। अगर व्यास हमारा d दे रखा है तो सबसे पहले उस चीज़ को इग्नोर कर दो भाई, आयतन क्या होता है किसी गोले का उसको ध्यान समझो। तो किसी गोले का आयतन की अगर मैं बात करता हूँ, किसी गोले की आयतन की बात करता हूँ, तो आयतन हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारा ये क्या होता है, आयतन होता है, इस बात को आपको याद रख लेना है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है कि 4/3 पाई को लिखा रहने देना है, लेकिन आर की जगह हमको क्या कर देना है, आर की जगह हमको डी कर देना है, आर की जगह हमको क्या कर देना है, डी कर देना है। लेकिन जब मैं डी करूँगा ना तो उसका मैं आधा कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि भाई आर को हमको लेना है और आर ही यहाँ पर आएगा, लेकिन आर जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा d/2 में, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। आर ले लो या d/2 ले लो, दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, आर ले लो या फिर d/2 ले लो, दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो व्यास होता है d है ये भाई त्रिज्या का आधा होता है, इस वजह से आर की जगह हम d/2 ले लेंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आगे 4/3 पाई d का क्यूब और 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो 4/24 पाई d क्यूब, 4 एकम 4, 4 छंग 24। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो 1/6 पाई d क्यूब, ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1/6 पाई d क्यूब। तो किसी गोले का व्यास अगर d दे दिया जाए और उस कंडीशन में अगर आपसे क्वेश्चंस कह दे कि गोले का आयतन क्या होगा, तो फिर गोले का जो आयतन निकलेगा 1/6 पाई d क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। और हालांकि अगर मैं चाहता तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन बता देता, पर मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, आपको कैसे पाई 1/6 पाई d क्यूब आएगा वो मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर आर दे रखा है इसकी जगह आपको पाई कर लेना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आर दे रखा है पाई कर लेना है, क्योंकि आर नहीं आएगा पाई आएगा आपके ऑप्शन में। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है, तो उसे त्रिज्या कितनी होगी, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग आसानी से एकदम समझ सकते हो कि किसी वृत्त, सबसे पहले क्या दे रखा है, वृत्त में क्या दे रखा है, वृत्त में दे रखा है क्षेत्रफल और परिधि। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ, क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूँ तो पाई आर स्क्वायर होता है, और बराबर में किसके, परिधि के, बराबर में किसके, परिधि की। तो परिधि की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर से अगर मैं आर को देखूँ तो ये आर हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर आपका यहाँ से 2 आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा था कि जब कभी किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि आपस में बराबर हों, जब किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि आपस में बराबर हों, ऐसी कंडीशन में जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी r बराबर 2, यानी कि 2 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि 2, 4, 8, 16 यहाँ पर हमको एक समांतर श्रेणी दे रखी है और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी ये जो हमको दे रखी है ना समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी आखिर में है भी या फिर नहीं है, तो वो आपको बताना है। अब जब भी कभी कोई आपको समांतर श्रेणी दे दी जाए और आपको ये चेक करना हो कि ये समांतर श्रेणी होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल से एक चीज़ करनी होती जिसको आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि समांतर श्रेणी कब नहीं होती है, कब होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। तो देखिए, समांतर श्रेणी पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक चीज़ देखनी पड़ती होती है सार्वांतर। सार्वांतर जो हमारा डी होता है, अगर ये सभी में समान निकलता है तो होगी हमारी समांतर श्रेणी, वरना नहीं होगी। तो सार्वांतर निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 4 से 2 को घटाइए तो 2 निकलेगा, 8 से 4 को घटाइए तो 4 निकलेगा, 16 से 8 को घटाएंगे तो भाई यहाँ पर हमारा 8 आ रहा है। तो अगर आप देखते चलोगे ना तो यहाँ पर सार्वांतर हमारा भिन्न भिन्न आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सार्वांतर हमारा अलग अलग आ रहा है। तो जब भी कभी सार्वांतर अलग अलग आए तो उस कंडीशन में क्या होता है, समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 नंबर में एक हमारा बिंदु दे रखा है और एक दूसरा बिंदु दे रखा है। कह रहा कि इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन जब सॉल्व कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए मैंने क्या कराया था कि मध्य बिंदु के जब निर्देशांक आपको निकालने हो तो उसके लिए फार्मूला होता है, जब आप x निकालेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे और जब आप y को निकालेंगे तो इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक बिंदु दे रखा है, मान लो माइनस का 2,6। ठीक है, और दूसरा हमारा बिंदु दे रखा है माइनस का 2,10। ठीक है, इसको अगर मैं x1 और y1 मान लूँ और इसको मैं x2 और y2 मान लूँ और मध्य बिंदु में कहीं ये बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक अगर मैं x और y मान लूँ, तो x को निकालने के लिए मैं इन दोनों को जोड़ूंगा और बट्टे में 2 कर दूंगा, और y को निकालने के लिए मैं इनको और इनको जोड़ूंगा और बट्टी में 2 कर दूंगा। जैसे y1 प्लस y2 बट्टी में 2 कर दूंगा, वैसे ही आपको क्या करना है, इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है, और केवल लगाने के बाद जो इसका आंसर आएगा ना वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 यानी प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि यदि एक गोली नहीं होता गोले, तो यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, यानी किसी गोले की त्रिज्या यानी त्रिज्या r है, इसको हमको क्या कर देना है, 3 गुना कर देना है। तो ऐसी कंडीशन में जब त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो, जब भी कभी हम क्या करते हैं कि त्रिज्या को 2 गुना कर देते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा गोला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसमें 300 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है, 300 गुना वृद्धि हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, यानी 300% वृद्धि हो जाती है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 19 का सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे के क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 20 देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, इसको आप पढ़ेंगे, आप लोग दे रखा है क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में एक हमको डायग्राम दे रखा है। अब ये क्वेश्चन आपको पता चल रहा होगा कि त्रिभुज से पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC दे रखा है, एक त्रिभुज ABC दे रखा है, और इस त्रिभुज ABC, ठीक है, इस त्रिभुज ABC में आपको एक BC के, यानी ये जो हमारी रेखा BC दे रखी है ना, इस त्रिभुज में जो हमारी रेखा BC दे रखी है, इस BC के समांतर एक रेखा हम DE खींचते हैं। ठीक है, जैसे मान लो DE खींच दी हमने एक ये, अब ABC में BC के समांतर हमने DE एक रेखा खींच दी। अब ये जो DE रेखा होगी ना, ये क्या करती है भैया कि इस AD को और इस BD को, इस AE और इस CE को आपस में समानुपात में बांट देती है। ठीक है, यानी जब भी कभी DE और BC, DE
और BC आपस में कैसे हों, समांतर हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि AD बटे में BD बराबर में होता है इनका अनुपात AE बटे में EC के। और जब भी कभी इनका आपस में अनुपात बराबर हो और आपसे किसी एक भी रेखा का मान पूछ दिया जाए तो सभी रेखाओं का मान पुट कर देना है और जिसका मान ज्ञात करना उसको ऐसे ही रहने देना है और आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके सही ऑप्शन की, तो C नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2.4 सेंटीमीटर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे AD का मान पूछा जा रहा था, तो AD का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर AD बट्टे BD बराबर में AE बट्टे में EC में सारे का मान रख देना है, BD का मान, AE का मान, EC का मान, सभी का मान रख देना है और रखने के बाद आपको AD का मान पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ में जरूर आया होगा। और भाई इस तरीके से देखिए, इस पूरे मॉडल पेपर के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे मैंने सारे बताए, ठीक है। अब यहाँ से आपके जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो आपके हो रहे हैं वर्णनात्मक क्वेश्चन, ठीक है। वर्णनात्मक क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बस इतना कहूँगा कि केवल और केवल इतना कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, इनको आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। इनको आपको तैयार करने के लिए डाउबनट, गूगल और यूट्यूब से इनको ढूंढना है और इनके कॉन्सेप्ट को समझना है, प्लस इन क्वेश्चन को नोट करना है, ठीक है, और प्लस में इन क्वेश्चन का रिवीजन करना है। इतनी चीज़ अगर कर लेते हो ना बोर्ड एग्जाम से पहले, तो 2 नंबर के ये क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना। जल्दी से सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मैं अगर दिखाऊं तो इधर साइड एक और 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी कि क्वेश्चन 5 दे रखे हैं, करने केवल 4 हैं। क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? 5, करने केवल कितने हैं? 4। अब ये जो क्वेश्चन है ना 4-4 नंबर वाले हैं, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इनके कॉन्सेप्ट को समझना है और इनका नोट करना है और इनका रिवीजन करना है। ये 3 चीज़ आपको करनी है। 4-4 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। एक और ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर 6-6 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और अथवा में आपको मैं और क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो अथवा में तीसरे नंबर में एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको आप जल्दी से 6 नंबर में पूछा गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसके बाद इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर में क्वेश्चन दे रखा है कि ये वाला, इसको भी आप नोट कर लीजिए, 6 नंबर में आया है। और इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आपका 6 नंबर में पूछा गया है। और इस तरीके से देखिए ये पूरा जो मॉडल पेपर है आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस पूरे मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए है ना, ये सारे क्वेश्चंस अगर आप एक बार एग्जाम से पहले लगा करके जाते हैं, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि गणित के पेपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। एवरी क्वेश्चन में आप लोग बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। बस एक बार वीडियो को अगर आपने अच्छे से शुरू से लगा करके लास्ट तक देखा है तो उम्मीद करते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर लाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।